एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 है। तो हम लोग अगली क्लास देखते हैं। ये थोड़ा थ्योरी चैप्टर है, तो एक बार इसको एनसीईआरटी से रीडिंग कर लीजिएगा। अगला हमारा आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो वीड्स क्या होते हैं? तो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इन द कल्टिवेटेड फील्ड, है ना। जैसे जेंथियम हो गया, पार्थेनियम हो गया, तो ये सब कुछ उनके नेम हैं। तो वीड्स टेक अप द न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो वीड्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो वीड्स ले लेते हैं और उनके जो ग्रोथ होता है वो रिटार्ड हो जाता है, मतलब कम होने लगता है। फिर इंसेक्ट्स पेस्ट अटैक द प्लांट्स इन 3 वेज। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, वो सब भी अटैक करते हैं प्लांट्स को। पहला तरीका होता है दे कट द रूट या स्टेम एंड लीफ। तो वो जड़ या फिर जो स्टेम होती है या फिर जो लीफ पत्ते होते हैं उनको कट कर देते हैं। दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो सेल सैप होता है उसको वो सक कर लेते हैं, पी लेते हैं। दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। वो स्टेम्स और फ्रूट्स में बोर मतलब अंदर चले जाते हैं। डिजीजेज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। फिर अलग अलग डिजीजेज होती हैं, वो कौन कॉज करते हैं? पैथोजेंस कॉज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस। दीज पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, वाटर एंड एयर। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं जिनको हम लोग डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो वाटर में, सॉइल में, एयर में किसी भी तरह से वो अटैक कर सकते हैं। तो मेथड्स क्या होता है प्रोटेक्शन का? तो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या फंगिसाइड्स, इनको हम लोग स्प्रे करते हैं क्रॉप में। मैकेनिकल रिमूवल, हम लोग हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं, वो भी एक तरीका होता है वीड्स वगैरह को। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब अगला फैक्टर आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। फैक्टर्स फॉर स्टोरेज लॉसेज, जैसे बायोटिक फैक्टर्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स। उसके बाद अबायोटिक फैक्टर्स, जैसे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है प्लेस ऑफ स्टोरेज में, तो उसके कारण भी ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं क्रॉप्स। अब हम लोग देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालन होता है, पशुओं का पालन करते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक मतलब होता है कैटल्स, काउस, बफेलोज, गोट्स, ये सब जो कैटल्स के अंदर आते हैं, इन सबको लाइफ स्टॉक बोलते हैं। तो इनमें क्या करते हैं? फीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और डिजीज़ कंट्रोल ये बेसिकली होता है। तो एनिमल बेस्ड फार्मिंग, जिसमें कैटल होता है, गोट होता है, शिप होता है, पोल्ट्री होता है, फिश फार्मिंग होता है। बेसिकली जो हम लोग एनिमल्स की एक तरह से फार्मिंग करते हैं वो एग्स के लिए करते हैं, मिल्क के लिए या मीट के लिए करते हैं। कैटल फार्मिंग का बेसिकली 2 पर्पस होता है, ठीक है। पहला क्या पर्पस होता है? मिल्क या फिर मीट, जो हम लोग मतलब जो हमें एनिमल्स देते हैं उन, जैसे अगर मिल्क की बात करें तो उनको मिल्च एनिमल्स कहते हैं, जो डेयरी एनिमल्स होते हैं। और दूसरा पर्पस होता है ड्रॉ या टी शायद होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। ड्रॉट लेबर के लिए, ड्रॉट एनिमल्स उनको हम लोग बोलते हैं जो फार्म लेबर्स के लिए, है ना, जैसे बैल वगैरह हो गए, उनको खेती के लिए यूज़ किया जाता है। फिर 2 डिफरेंट इंडियन स्पीसीज़। तो इंडियन स्पीसीज़ अलग होते हैं गाय भैंसों के, और विदेशी जो प्रजातियाँ होती हैं वो अलग होती है। एक होता है बॉस ब्यूबेलिस, ये बुफेलोस की होता है। बॉस इंडिकस, ये काउस की होती है। एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स हैं, विदेशी गाय होती है, एक जर्सी गाय होती है और ब्राउन स्विस होती है। तो हमें प्रॉपर क्लीनिंग और शेल्टर फैसिलिटीज़ भी चाहिए। इनके बारे में और भी डिटेल्स हैं जो आप एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत देख सकते हो, उसमें दिया हुआ है। फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स। जो फूड रिक्वायरमेंट्स होते हैं डेयरी एनिमल्स के लिए, वो 2 तरह के होते हैं। एक रिक्वायरमेंट होता है मेंटेनेंस, उनके खुद के ग्रोथ के लिए, रिक्वायर टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। और दूसरा ऐसा खाना दिया जाता है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एबिलिटी या मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट के लिए वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर पाए। तो फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें ये सब के बारे में आप थोड़ा एनसीईआरटी से देख सकते हैं, ब्रीफ में उसको बताया गया है। फिर प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रॉप्स में भी हमने देखा था। फिर अगला पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग में बेसिकली एग के लिए और मीट के लिए पोल्ट्री फार्मिंग होता है, जो हैंस वगैरह की फार्मिंग होती है, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्मिंग, तो इंडियन ब्रीड एक असील आती है और फॉरेन ब्रीड लेगहॉर्न आती है। एक बार आप प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं इनका। तो एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इनको कौन सा फूड दिया जाता है ताकि एग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन के लिए? प्रोटीन एंड विटामिन रिच फूड। फिश प्रोडक्शन, तो फिश क्या होती है? एक चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन होती है, मतलब आसानी से हमें मिल जाती है और प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसमें एक फिन्ड ट्रू फिश आती है और एक शेल फिश आती है, जिसमें प्रॉन्स और मॉलिस्क्स होते हैं। एक बार आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ठीक। फिर फ़िश में नेचुरल रिसोर्सेज से भी हम लोग फ़िश को ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कैप्चर फिशिंग करते हैं, जो फ़िश पकड़ने जाते हैं बोट्स में और बड़े बड़े जाल होते हैं। और एक होती है फ़िश फार्मिंग, जिसको हम लोग कल्चर फिशरी भी कहते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज में एक सी वाटर होता है और एक फ्रेश वाटर होता है।
मरीन फिशरीज़, तो इंडियन मरीन रिसोर्सेज जो 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन है, वहाँ पर जो डीप सीज़ हैं वहाँ पर फ़िशिंग बहुत होती है। फ़िशिंग नेट्स फ्रॉम फ़िशिंग बोट्स, तो फ़िशिंग नेट से फ़िशिंग बोट्स होती है जिनके द्वारा फ़िश पकड़े जाते हैं। फिर अगला आता है इनलैंड फिशरीज़, तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, इनमें से भी फ़िश को कैप्चर किया जाता है। इनलैंड रिसोर्सेज, इनलैंड फिशरीज़ में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज होते हैं कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स। कैप्चर फिशिंग इनलैंड वाटर बॉडीज़, तो जो इनलैंड वाटर बॉडीज़ है उसमें कैप्चर फिशिंग होती है। फिर बी कीपिंग, फिर बी कीपिंग ही होती है क्योंकि हनी जो शहद है उसका बहुत यूज़ होता है, वाइडली यूज होती है। और बी हाइव एक सोर्स ऑफ वैक्स भी होता है, इसका वैक्स का इम्पॉर्टेंट यूजेस होते हैं मेडिसिनल प्रिपरेशंस में फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। तो जब हनी का प्रोडक्शन होता है तो बी फार्म्स होते हैं जहाँ पर मधुमक्खियों के छत्ते बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एक पिक्चर एनसीईआरटी में भी दी हुई है। तो बी फार्म्स होते हैं, इनको एपियरीज भी कहते हैं, और इस्टेब्लिश, तो उनको बनाया जाता है। तो इसी के साथ हमने बेसिक में ये चैप्टर पूरा कर लिया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, मतलब जब भी मैं करूँगा अपलोड कर दूँगा। वरना हमने क्लास 9th साइंस पूरी देख ली है, चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक क्या क्या हमें बेसिक में पढ़ना है। अब हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और भी करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग क्लास 9 साइंस में आगे बढ़ेंगे।